बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं 23 मार्च 1940 से। 1940 में जब मिंटो पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तंजीमी साथियों से ये कहा और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है, और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे। लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, छपवानी पड़ेंगी, भिजवानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और उस दौर में ये बहुत मुश्किल था। इसके लिए फंड्स चाहिए थे, पैसा चाहिए था, एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उसके लिए जो तहरीक के जितने साथी हैं वो फंड्स जमा करवाएं। और लोगों ने उठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको चंदा देना शुरू कर दिया और चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग चंदा जमा करवाते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। उस वक्त वहां जितने शुरका मौजूद थे, जो पहली सफ थी उसके पीछे एक कुर्सी के ऊपर से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा हो गया। उसने सर के ऊपर लुंगी सजाई हुई थी और देखने में वो बड़ा वजीह था, बहुत खूबसूरत था। उस नौजवान ने खड़े होकर बड़ी रोबदार आवाज के अंदर उसने कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया, उतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर दें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उनके अलावा वहां जो बाकी लोग मौजूद थे, सारे शुरका, वो हैरतज़दा हुए, वो दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन है नौजवान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सवाल नवाब मुमताज दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है जिसने इतना बड़ा फंड दिया है हमारी तहरीक को। तो दौलताना साहब ने कहा ये मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नवाब मुमताज दौलताना से कहा कि आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इनको ऑनर के तौर पे, इज्जत के तौर पे अपने साथ बिठाऊं, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। अमूमन ये समझा जाता है कि नवाबों की पहचान जो है वो उनकी जागीरें होती हैं, उनकी सल्तनत होती है, वहां पे उनका कंट्रोल होता है। ये इज्जत नवाब ऑफ कालाबाग को इसलिए नहीं दी कि वो बहुत ज्यादा पैसा था, वो इसलिए दी कि वो ज्यादा डोनेट कर रहे थे, ज्यादा हिस्सा ले रहे थे आजादी की तहरीक में, और उस वक्त वो बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कहां कब बिठाना है। तो अमूमन ये समझा जाता है कि जो नवाब लोग होते हैं उनकी पहचान उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, उनकी पहचान, उनकी दौलत, उनका कंट्रोल, उनका दबदबा और उनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, वहां पे रहने वाले मज़ारे और लोगों के झुके हुए सर, ये चीजें उनकी पहचान होती। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जो अमीर मोहम्मद खान, उनकी जिंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मिट्टी से मोहब्बत और उनके उसूल थे। मलक अमीर मोहम्मद खान सॉल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरिया सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहां से दरिया सिंध जो है वो एक इस मोड़ के साथ गुजरता है और वहीं पे तो कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं, वही वो साइट है। नवाब मलक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए थे। अब जरा कालाबाग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कालाबाग है क्या, इसका नाम कालाबाग क्यों है। तो बात यह है कि कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं और इसकी कहानी जो है वो नवाबों के साथ ही वाबस्ता है। नवाब ऑफ कालाबाग ने बहुत पहले माजी में शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाग बनाया था और उसमें बरगद के, जिसको पंजाबी में आप बोर्ड कहते हैं, उसके बहुत सारे ऑक ट्रीज भी कहते हैं, वो बहुत सारे दरख्त उसके अंदर लगाए। वो दरख्त बहुत बड़े बड़े और घने हो गए। वो दरख्त दूर से जब नजर आते थे तो ऐसा लगता था कि काले रंग के हैं। तो वो बाग था दरख्तों का और इसलिए उसको काला बाग, आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया और उसका नाम पड़ गया काला बाग। उसके बारे में जो है वो एक शायर का शेर भी है और वो वही की जुबान में है, बड़ा खूबसूरत उसने उसको एलेबोरेट किया है। और अगर कभी आप वहां जाएं पहाड़ों से गुजरते हुए, जो नए रोड बने हैं, सी पैक का एक हिस्सा भी वहां से गुजर रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे उस शख्स ने इसको लिखा था या ये शेर बोला था।
کہ اتنے پہاڑ تھلے پانی اے ہے کالا باغ دی نشانی. تو ایسے ہی ہے جی, اوپر پہاڑ ہے, نیچے پانی ہے, اور بیچ میں وہ کالے درخت ہے, اور یہی ایک نشانی ہے جو کالا باغ کی دور سے آپ کو نظر آ جاتی ہے. نواب صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی. ان کا شمار ملک کے سب سے بڑے جاگیرداروں کے اندر ہوتا تھا. اچھا, یہ جو لنگی جو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے اپنے سر کے اوپر سجائی ہوئی تھی, ان کی دستار جو روایتی ہے, یہ نواب صاحب کے ہمیشہ ساتھ رہی. جب وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے تو تب ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا, اور کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ ان کو بہت جرمانہ دینا پڑا بار بار یہ دستار پہننے کی وجہ سے. لیکن انہوں نے جرمانہ دیا اور انہوں نے تنقید کو اپنے اوپر لیا, لیکن اپنی دستار کو نہیں چھوڑا, اس کو انہوں نے سر کے ساتھ جوڑ کے رکھا. تو یہ ان کے اصول تھے. نواب صاحب جو ہیں ان کا جو اصل پولیٹیکل کیریئر ہے, جہاں سے ان کی پہچان بنتی ہے, وہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1956 میں. 1956 میں نواب ملک امیر محمد خان نے الیکشن لڑا مغربی پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی کا. کامیاب ہو گئے, اسمبلی میں پہنچ گئے. مغربی پاکستان کے اس وقت وزیر اعلیٰ جو بنے تھے ان کا نام تھا نواب افتخار حسین ممدوٹ. ملک امیر محمد خان کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ کسی کو نہیں ملتے تھے, بلکہ ملنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ نواب صاحب کو وزیر بنایا جائے, لیکن نواب صاحب نے انکار کر دیا. پھر صدر اسکندر مرزا کی جانب سے انہیں وزارت کی پیشکش ہوئی, جس کو انہوں نے ان تاریخی جملوں کے ساتھ رد کیا تھا. اب ذرا آپ ان کی مینٹیلٹی کو سمجھیں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے. انہوں نے کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے ممبران کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں. وہ کسی کو یس باس نہیں کہہ سکتے تھے, کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے, اور کسی کو جناب کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے. یہ ان کی شخصیت کا ایک رنگ تھا. پھر ایوب خان صاحب نے نظام حکومت کی باغ دور سنبھالی کچھ عرصے کے بعد. تو جنرل ایوب خان نے نواب صاحب کی تمام شرائط تسلیم کی. ان کو پتا چلا ایک شاندار آدمی ہے, باہر سے پڑھا ہوا ہے, چیزوں کو بہت اچھا جانتا ہے, قابل آدمی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو انہوں نے تمام شرائط مان لی. یعنی آپ کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے, آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا, آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا, اور آپ خود مختار ہوں گے. تو اس پر انہیں مغربی پاکستان کا, کیونکہ یہ دو حصے تھے, ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان, جو اب پاکستان ہے پورا, انہیں مغربی پاکستان کے گورنر کا عہدہ دیا گیا, جسے انہوں نے قبول کر دیا. اب وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے, لیکن سب ان کے سامنے جواب دہ تھے. اب ذرا طرز حکمرانی پہ آ جائیں. نواب امیر محمد خان کے طرز حکمرانی, ان کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نواب صاحب تھے, میں اس لیے, بے شمار اور نواب ہیں, ان پہ بات کیوں نہیں کر رہے. ہم ان پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو طرز حکمرانی ان کا تھا وہ ایک مثال ہے, اگر کوئی دوبارہ اس کو فالو کرے تو. نواب صاحب کی اس دور کی حکمرانی آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال بن گئی. آج بھی عام آدمی ان کے طرز حکمرانی کی مثالیں دیتا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہوگی, وہ مہنگی ہوگی, آج نواب امیر خان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں آج بھی کہتے ہیں. ان جیسی اقتدار کی طاقت نہ پہلے کبھی کسی نے استعمال کی, اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی ہمت کر سکا. منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ ان کے اپنے خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا, اور یہ واحد گورنر ہے. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا. یہ ایک ہی گورنر ہے جس کے گھر کا کوئی شخص گورنر ہاؤس میں داخل کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا. پابندی لگائی تھی کہ اپنی اپنی جگہ پہ رہو, گورنر ہاؤس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج جو گورنر بنتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن گورنر ہاؤس کی عمارت ہے. وہ اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کرتا ہے اور وہاں پہ رکھتا ہے. ایک دفعہ سفر پر جانے لگے تو صورتحال کچھ ایسی بن گئی کہ ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ گاڑی میں اس کو بیٹھنا پڑ گیا. تو بیٹا جب گاڑی میں پیچھے ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جگہ جو ہے یہ ملٹری سیکٹری کی ہے, تم ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھو, اور بیٹے کو آگے بٹھایا. وہ جب اہم, ایک اور بڑی اہم چیز ہے, جب وہ اہم تعیناتی کے لیے انٹرویو کرتے افسروں کا تو خاندانی پس منظر تک پتا کرتے کہ اس کا باپ کون تھا, دادا کون تھا, ماں کون ہے, یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اور کئی پشتوں کے بارے میں بعض اوقات آگاہی حاصل کرتے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ اتنی احتیاط کیوں نواب صاحب؟ تو انہوں نے جواب دیا, ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرا دیکھتے ہیں, یہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے. اتنے محتاط تھے. حکمرانی کا ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور میں لاہور میں ایک 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا. یہ بڑا اہم واقعہ, غور سے سنیے گا.
5 साल का बच्चा अगवा हो गया, नवाब साहब ने एसएसपी को बुलाया, बुलाकर 24 घंटे की डेडलाइन दी कि बच्चा ढूंढ के लाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब होना चाहिए। लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। नवाब साहब ने अगले दिन एएसपी, एसपी और एसएसपी तीनों के बेटे उठवाए और उठवा के कालाबाग भिजवा दिए और ये ऐलान करवा दिया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिलेगा तब तक इन अफसरान के बच्चे भी इनके घर नहीं आएंगे, ये कालाबाग में रहेंगे। और फिर ये फार्मूला काम किया, ये नुस्खा जो है वो कामयाब हो गया और पुलिस ने उसी दिन वो बच्चा बाजियाब करवा लिया। ये था फार्मूला और ये वजह थी कि वो कह रहे थे कि मैं किसी को जवाब दे नहीं होऊंगा और सब मुझे जवाब दे होंगे। तो इस तरह का इंसाफ उन्होंने अपने दौर में किया। वो मगरबी पाकिस्तान के हालात से मुकम्मल मालूमात चाहते थे, डायरेक्ट उनके पास मेल्स आती थी, खुद खोलते थे, खुद अहकामात जारी करते थे, खुद ही पेशरफ से आगाह रहते थे। तो बहुत एक्टिव आदमी थे, बहुत ज्यादा काम करते थे। जब जंग हुई 1965 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो उस वक्त के कुछ बड़े वाकयात हैं जो मलिक अमीर मोहम्मद खान के साथ जोड़े जाते हैं। एक तो वाकया ये है कि नवाब साहब ने ताजरों को तलब किया और उनको कह दिया कि जंग का दौर है, वहां जंग चल रही है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि इस बीच में किसी ने अगर जखीरा अंदोजी की या किसी ने अगर सामान को महंगा बेचने की कोशिश की तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और जखीरा किया हुआ सामान मैं तकसीम कर दूंगा पब्लिक में और दुकान को हमेशा के लिए सील कर दूंगा, फिर नहीं खुलने दूंगा। जंग के दौरान मुझे खबर मिली कि एक ताजिर ने जो है वो गंदम फरोख्त कर रहा है ज्यादा पैसों पे, वो बगैर सिक्योरिटी के वहां उसके पास पहुंच गए। तुम ये समझते हो कि अमीर मोहम्मद जंग में मसरूफ है और तुम मनमानी कर लोगे। मेरी मूंछ को ताव आने से पहले निर्ख अपनी जगह पर ले आओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि रहती दुनिया याद करेगी। और उसके बाद कभी भी पूरे मगरबी पाकिस्तान से उनके दौर में कोई एक शिकायत भी नहीं आई कि कोई शख्स किसी चीज को ज्यादा कीमत में बेच रहा है या उसको जखीरा कर रहा है। जंग के दौरान एक दिन एक जनरल साहब थे आर्मी के, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जंग के इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा कि एक जगह पे फौजी इकट्ठे हैं और कुछ सिविलियन उनके पास मौजूद है। उन्होंने हेलीकॉप्टर उतरवाया और उस जगह पे पहुंचे। वहां गए तो देखा वहां पे नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान वो मौजूद है और फौजियों के अंदर बिस्किट तकसीम कर रहे हैं। नवाब साहब जो है वो सूजी के, अलसी के और देसी घी के बने हुए ये बिस्किट अपने घर से बनवा कर लाए थे फौजियों के लिए। जनरल शेर अली थे वो। उन्होंने ये देखकर नवाब साहब से कहा कि कौम को आप जैसे लीडरों की जरूरत है जो बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हो जाए जंग के दौरान और फौजियों के बीच में आप उनको खाना खिला रहे हैं। तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि जंगें हमेशा कौम के जज्बे से लड़ी जाती हैं और मैं भी इसी कौम का एक बेटा हूं। नवाब साहब एक मिसाल बनते चले जा रहे थे, वो मशहूर होते चले जा रहे थे, लोग उनकी मिसालें देने लगे थे और उनके तर्ज़े हुक्मरानी से खुश थे। और आपको पता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो सियासी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अयूब खान के साथ उनके सियासी इख्तलाफात शुरू हो गए और वो 1963 में जमात इस्लामी का एक कारकुन फायरिंग हो गई जलसे में, वहां पे मारा गया। तो उस पे उन्होंने एक जमात इस्लामी को खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मौलाना मौदूदी थे उस वक्त कि ये मेरा तरीकाकार नहीं है, आप इस बात को जानते हैं, ये जो नए सियासतदान आ रहे हैं ये उनका तरीकाकार है। तो इशारा जो है वो तकरीबन अयूब खान और उनके नए साथियों की तरफ था। नवाब साहब और सदर अयूब के दरमियान एक जो वजह थी वो ये भी थी कि सदर अयूब के बेटे घोर अयूब वो कुछ कारोबार भी ऐसा करते थे और सियासी मामलात के अंदर कानून के मुताबिक उनके मामलात नहीं थे घोर अयूब के, सियासत के भी और कुछ चीज़ों में उनके बारे में कहा जाता है कि कारोबार के भी। और उन्होंने घोर अयूब साहब के सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों के हवाले से अयूब खान साहब से बात की। तो अयूब खान साहब ने उनको ये जवाब दिया कि मेरी औलाद को क्या पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। और इस तरह वहाँ पे तलखी पैदा होना शुरू हो गई। उसके बाद कराची में एक इलेक्शन हुआ ज़िमनी। उस इलेक्शन में अयूब खान का उम्मीदवार कोई और था, हबीबुल्ला, और नवाब साहब के जो उम्मीदवार थे मीर गौस बख्श बजिंजो, आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, वो नवाब साहब के उम्मीदवार थे। उन्होंने उनकी हमायत की। इंतखाबात में नवाब साहब का उम्मीदवार जीत गया। दूरियां बढ़ती गई। आखिरकार नवाब साहब को यह पता चल गया कि उन्हें हुकूमत से अलहदा होना चाहिए और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा एक आम आदमी के ऊपर उस वक्त बिजली बनकर गिरा। एक आम आदमी को यह लगा उसके ऊपर से एक प्रोटेक्शन शील्ड है वो हट गई है, एक तहफ़्फ़ुज़ था जो खत्म हो गया है। यानी ताजर उनको लूट नहीं सकता था,
पुलिस उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी, उनके बच्चे और इज्जतें महफूज थी। तो पंजाब के अंदर एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने गवर्नर्स के साथ मिसाल कायम की, वो अब लोग उससे महरूम हो गए थे। नवाब साहब जो हैं वो अपनी तबीयी मौत नहीं मरे, नवाब साहब का कत्ल हुआ था और उस हवाले से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। लेकिन इस बारे में जो नवाब साहब का एक ज़ाती मुलाजिम है खुदा बख्श, वो कुछ उसकी बताई हुई बात को सैयद सादक हुसैन शाह ने अपनी किताब में लिखा, दीगर लोगों ने भी लिखा। उन्होंने लिखा कि बोर्ड वाला जो बंगला था नवाब साहब का, वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके ख़ानदान में कुछ तलखी चल रही थी। इस बंगले में दुनिया भर के और पाकिस्तान के तमाम लीडर्स तकरीबन आ चुके थे और तमाम को नवाब साहब वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल कर चुके थे। यानी पूरी दुनिया से, मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन, यूरोपियंस, ब्रिटन, सारे वहाँ पे आते थे। पाकिस्तानी बड़े बड़े लोग, भुट्टो साहब, अयूब खान, ये सब वहाँ पे गए थे। तो 26 नवंबर 1977 को जो उनके मुलाजिम के बकौल कि जब वो कुछ ट्रे के अंदर रवायती खाने पीने की चीज़ें, बादाम, गाजरें, ये रख कर गया और फिर उसको कुछ शोर की आवाज़ आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि नवाब साहब के 2 बेटे कमरे में मौजूद हैं, फायरिंग भी हुई थी और नवाब साहब का इंतकाल हो गया। ये एक ख़ानदानी चक्कलिश थी, एक ख़ानदानी लड़ाई थी और वक्ती तौर पे वो इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से नवाब साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत कीमती आदमी था। नवाब साहब को लोग आज भी याद करते हैं और एक ख़ानदानी लड़ाई के नतीजे में जब इनका इंतकाल हो गया, ये इस दुनिया से चले गए, कत्ल हो गए, तो आज तक ये मामला भी हल नहीं हुआ, ये मामला वहीं पे दब गया। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक आदमी था जिसकी वजह से आज भी वो ख़ानदान मशहूर है। कालाबाग, नवाब ऑफ कालाबाग की वजह से मशहूर है और नवाब ऑफ कालाबाग का दर्जा मलक अमीर मोहम्मद खान की वजह से मशहूर है। और मलक अमीर मोहम्मद खान अपनी जागीर की वजह से नहीं, अपनी गवर्नेंस की वजह से मशहूर है। उसने लोगों को वो दिया जो लोग एक हुक्मरान से चाहते हैं। और आज भी उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नवाब हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन एक भी वैसा नाम पैदा नहीं कर पाया जो मलक अमीर मोहम्मद खान का था। लोग उसे याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।